देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हमारे पास दिया है t-2 और हमें निकालना है चेंज इन पोजीशन फ्रॉम t=0 टू t=5 सेकेंड। सो कोई नहीं, इसको आप dx dt लिख सकते हो। सो dx dt इक्वल टू t-2 हो जाएगा। इसका मतलब dx इक्वल टू t-2 dt हो जाएगा। और ये जो है हमें 0 से लेके 5 तक जाना है और चेंज इन पोजीशन यानी कि x इनिशियल टू x फाइनल कर देता हूँ। मुझे पता नहीं, हो सकता है 0 से स्टार्ट हो सकता है कहीं और से स्टार्ट हो। सो x इनिशियल टू x फाइनल लिख देते हैं इसको। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल इक्वल टू t² / 2 - 2t फ्रॉम 0 टू 5। सो यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 25/2 - 2 × 5 और दूसरा तो 0 ही होगा। सो बेसिकली 12.5 - 10 यानी कि ये हो गया 2.5 और ये x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू 2.5 या डेल्टा x इक्वल टू 2.5। सो दिस इज माय चेंज इन पोजीशन। अब अगला क्या है, एक्सीलरेशन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है एक्सीलरेशन बताओ। सो एक्सीलरेशन होता है हमारे पास dv/dt। सो यहाँ पे एक्सीलरेशन सिंपली क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसी क्वेश्चन में यदि मान लो कि तुमसे पूछते एक थर्ड पार्ट कि पता करो आल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल सेम टाइम इंटरवल में फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट टर्निंग वाला आपको मन करेगा तो आप उस टेक्निक से कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट मॉड वाला टेक्निक से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये मुझे आसान लगता है। सो मॉड ऑफ वी डी टी हो गया ये। सो मॉड ऑफ वी डी टी हो गया तो मॉड ऑफ वी को डिफाइन करेंगे, तो मॉड ऑफ वी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, चूंकि ये 2 - t था। सो इट इज 2 - t when t is greater than 0 and less than 2, and it is t - 2 when t is greater than or equal to 2। ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा। सो अब यदि हम इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to 2 mod of v 2 - t dt and plus 2 to 5 t - 2 dt। सो यहाँ पे हो जाएगा 2t minus t² / 2 from 0 to 5 and plus t² / 2 minus 2t 2 सॉरी ये 0 to 2 होगा और ये 2 to 5। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है 0 से 2 वाली जब इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 minus 2² / 2। सो ये सिंपली हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है ना, 4 - 2 यानी कि 2 मीटर। और 5 से 2 वाला भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2 minus 4/2 पहला वाला एंड -2 × 5 - 2। सो देखो ये हो जाएगा 12.5 - 2, ये हो गया 12.5 एंड -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.5 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -6 यानी कि ये 4.5 हो गया। सो फाइनली इसका आंसर 2 मीटर आया और इसका आंसर 4.5 आया दूसरे वाले का, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 6.5 मीटर। सो ये 6.5 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया जो हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया है v इक्वल टू 2t और पोजीशन बताना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dx dt इक्वल टू 2t
इट डज मीन dx इक्वल टू 2t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके कितने टाइम तक, 2 सेकंड तक। एंड ये x 0 दिया ही हुआ है तो 0 से x, तो पोजीशन ही पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है। तो x हो जाएगा ये फ्रॉम 0 टू x, और ये हो जाएगा t स्क्वायर फ्रॉम 0 टू t। बड़ा आसान हो गया, x इक्वल टू 4 मीटर। ये आपका आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, a इक्वल टू 2t माइनस 1 दिया है, फाइंड वेलोसिटी पोजीशन। देखते हैं पहले एक्सेलरेशन को लिख लेते हैं dv dt, and dv dt equal to 2t minus 1. This imply dv equal to 2t minus 1 dt। इंटीग्रेट कर दो, देखो इनिशियली 0 था तो ये भी 0 था, टाइम भी निकालना है। अच्छा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी निकालना है, तो इन टर्म्स ऑफ टी निकाल देते हैं। सो ये हो जाएगा v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, सिंपली फ्रॉम 0 टू t। तो सिंपली v हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, तो ये v का मेरे पास फार्मूला निकल गया। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ dx dt, एंड dx dt जो है हमारे पास वो टी स्क्वायर माइनस टी हो गया। दिस इम्प्लाई dx इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, ये 0 था तो ये भी 0 था, दिया हुआ है, और ये टाइम t पे x था। सो ये x हो जाएगा फ्रॉम 0 टू x, और ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। सो मतलब ये x माइनस 0 सिंपली x हो जाएगा। तो पोजीशन हो गया हमारे पास टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई। तो ये हो गया पोजीशन का फार्मूला, और ये हो गया वेलोसिटी का। तो ये दोनों यही निकालना था। नेक्स्ट आपके पास दिया है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। सो पहले देखते हैं हम इसका। अच्छा, एक इसको लिख लेते हैं dx dt t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। दिस इम्प्लाई dx इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 dt। अब इंटीग्रेट करते हैं, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे x 0 था, और 2 सेकंड पे निकालना है तो यहाँ पे x ले लिया। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास, अब मैं डायरेक्ट ये dx को x 0 से x लिखने की जरूरत तो है नहीं, तुमको पता ही है कि 0 से x लिखोगे तो x ही आएगा, तो आगे से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सो ये टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t फ्रॉम 0 टू t। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 2 क्यूब बाई 3 यानी कि 8 बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4 एंड प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8, यानी कि 4 प्लस 8 बाई 3। तो 12 और 8 20, 20 बाई 3 हो गया x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 बाई 3 मीटर। तो ये पहला पार्ट है, टाइम व्हेन a इक्वल टू 0। सो टाइम व्हेन a इक्वल टू 0 के लिए हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सो dv dt हो जाएगी 2t माइनस 2, ये 0 कर दो। सो यहाँ से ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे पास, t इक्वल टू 1 सेकंड आएगा यहाँ से, एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। So time when a equal to 0 is a equal to 1. एक्सीलरेशन है t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन का फार्मूला जो है आ चुका है हमारे पास। तो एक्सीलरेशन है 2 सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 0 हो गया। हाँ 0, 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 हो गया, ठीक है ना। 1 सेकेंड पे, अच्छा 1 सेकेंड में भी एक्सीलरेशन दी तो 0, 2 सेकेंड में भी 0, ऐसा कैसे हो सकता है। सॉरी, गलत लिख दिया था मैंने, 2t माइनस 2 था, तो ये 2 होगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास अगला, पोजीशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पूछ रहे एक्सीलरेशन व्हेन द इट्स वेलोसिटी 0, यानी कि अच्छा dx dt निकालना तो पड़ेगा ही। सो dx dt इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 3 यानी कि t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से t की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, माइनस 1 हम लेते नहीं है, तो प्लस 1 ही मेरे काम का है। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, दिस इज वी एक्सीलरेशन इक्वल टू dv dt यानी कि हो गया 2t। सो एक्सीलरेशन एट 1 सेकेंड व्हेन वेलोसिटी 0 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट, वेलोसिटी दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स, सो डी वी डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 3x² प्लस 1। अब तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो वी डी वी डी एक्स को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू 3x² प्लस 1। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन एट 1 मीटर निकालना है, तो ये 1 + 1 और यहाँ पे 3 + 1, क्योंकि ये 1 ही हो गया ना, तो 3 × 1 स्क्वायर इज 1, यहाँ पे 1 क्यूब 1 1 1 1, सो यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, v = 4√x, एक्सेलरेशन आप भी पूछ रहे हैं, तो अगेन dv/dx निकाल दो, dv/dx मिल जाएगी तुम्हारे पास। अच्छा, तुम्हें मैंने बताया था कि जब y = √x होगा तो dy/dx होता है 1/2√x। याद नहीं है तो याद रख लो, इसको आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा 4√x/2√x dv/dx। नहीं 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 गलती हो गई, 4/2√x। सो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2/√x, एंड v dv/dx हमें निकालना होता है। सो ये हो जाएगा 4√x इंटू 2/√x, √x से √x कट जाएगा तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। और ये कांस्टेंट होगा बच्चों को, कि सब कट पीट के आ रहा है, ये किसी पर्टिकुलर एक्स पे नहीं है, ये हमेशा एक्सेलरेशन इतना ही होगा। तो इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, x = दिया है तुम्हारे पास 4√v और पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट x = 2 मीटर। सो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x²/16। मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ √v = x/4, सो v = x²/16। सो अब dv/dx निकाल दो, तो dv/dx हो जाएगा तुम्हारे पास 2x/16 यानी कि x/8, एंड v dv/dx एक्सेलरेशन होता है, तो v dv/dx डाल दो यहाँ पे, तो v की वैल्यू थी तुम्हारे पास x²/16 एंड dv/dx था तुम्हारे पास x/8, सो यानी कि x³/8 × 16 ऐसा हो गया। अब तुम्हें से पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट 2 मीटर, तो यानी कि 2³/8 × 16, तो ये देखो ये 2³ ही तो है 8, 1/16, सो 1/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, तुमको दिया है एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड। तो ये एरिया की बात कर रहा है सिंपली, तो निकाल दो ये एरिया कितना है, ये एरिया 1/2 × 10 × 2, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल एरिया निकाल दो, तो टोटल एरिया के लिए पैरेललोग्राम के एरिया निकाल दो। सो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 2 है और ये 6 है, तो 2 + 6 × 10, सो यानी कि 2 × 8 × 10, 1/2 इंटू, तो ये हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40 मीटर। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया फाइंड वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड, displacement from t = 2 second to 6 second, okay, and acceleration at t = 5 second। ठीक है, तो वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड कितना है भाई, सिंपली देख लो कि ये वाली जगह की बात कर रहा है, ये है 5 सेकेंड। सो हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, v5 - v4 अपान 5 - 1 यदि लिखे तो स्लोप तो सेम ही होता है ना। सो दिस इज v6 - v4 अपान 6 - 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है वो सेम ही होगा, तो एक यहाँ पे v5 - v4 अपान 5 में -1 हो गया, और इसी स्लोप को 6 पे निकालना हो तो v6 - v4 अपान 6 - 4 हो गया। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा v5 = v4 एंड प्लस v6 - v4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ना ये 2 है ना, तो ये 2v4 हो जाएगा, तो फाइनली ये v6 + v4/2 आ जाएगा। अब ऐसे भी आप देखो तो बीच में है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो बीच वाला इन दोनों के बीच का ही तो होगा 10 और 15/2। तो नॉर्मल कॉमन सेंस से भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन चलो फार्मूला भी तुमको आ जाएगा।
अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 2 इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों निकाल दो। सो ये वाला एरिया तो बड़ा आसान है, 2 इंटू 10 20 मीटर। और ये दूसरा वाला क्या है, ये एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम ही तो है ये, तो इस पैरेललोग्राम के एरिया के लिए ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 और 15 और हाइट हो गया 2, तो +1/2 10 + 15 और हाइट हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 10 और 15 25, तो 45 मीटर हो गया। एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड फ्रॉम t इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, acceleration is how much? v6 minus v4 upon 6 minus 2, which is 15 minus 10 upon 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यदि तुमसे 5 सेकेंड पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड, तो इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिया इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसने दे दिया, बोल रहा है कि ए वर्सेस टी ग्राफ है और तुमसे बोल रहा है कि द टाइम इन विच पार्टिकल इज एक्सीलरेशन, पार्टिकल 0 से लेके 1 सेकंड तक तुम्हें दिख रहा है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअस इसकी जो है एक्सीलरेशन इसकी इंक्रीज कर रही है, मतलब बढ़ रही है लीनियरली, तो पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है इसमें, तो ये एक्सीलरेटिंग हो गया। सो 0 to 1 सेकेंड इज एक्सीलरेशन, पार्टिकल इज डिसेलरेटिंग कहाँ पे होगा, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल इज डिसेलरेटिंग। पूछ रहा है कि 2 सेकेंड पे पता करो कि वेलोसिटी क्या होगा, तो डेल्टा v जो होगा वो a dt होता है, एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, v2 माइनस v0 इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व विच इज 1/2 इंटू 2 इंटू 10, यानी कि 10, और v0 तुमको दिया है 10, सो v2 माइनस 10 इक्वल टू 10, सो v2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 10 + 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये थी। नेक्स्ट, the position of a particle at t equal to 0 is x equal to 10 meter net displacement from the area under the curve। so area under the curve ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा और दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्यों नहीं बराबर नहीं हो रही, ये -15 अलग होगी। सो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 एंड प्लस -15 इंटू 4 - 2, यानी कि ये भी 2 ही होगा। सो 20 - 30 -10 मीटर, ये हो गया नेट एरिया। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, हाँ नहीं सही है। नेट डिस्टेंस में ये भी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, डिस्टेंस में ऊपर चला जाता है, तो फॉर डिस्टेंस 10 + 20 + 30 हो जाएगा एंड दिस इज 50 मीटर। फाइनल पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या था, 10 मीटर पे था, तो डेल्टा x था मेरे पास -10, सो x फाइनल minus x initial equal to -10 and x final, x initial 10 था, ये 10 -10 आ रहा है, तो x फाइनल हो जाएगा 0, सो ये हो गया 0। सो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों -10, नेट डिस्टेंस हो गया 50 मीटर, फाइनल हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाउ मच 1/2 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, कोई दिया भी है इसमें, सो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा 10 मीटर। डेल्टा एक्स 10 मीटर, यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 4 मीटर x6, लेकिन ये नहीं दिया कि x इनिशियली कहाँ पे था। सो मैं मान लेता हूँ कि x t इक्वल टू 0 है, वो 0 था, तभी तो हम कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। ये देखें कि यदि x t इक्वल टू मतलब x इनिशियल का मतलब वैल्यू हो गया 0
सो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू 10 मीटर आने का मतलब हो गया कि एक्स फाइनल भी 10 मीटर होगा, क्योंकि एक्स इनिशियल तो 0 था, मैंने माना हुआ है। सो बेसिकली अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर। चूंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट फ्रॉम दिस इंटरवल, 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड 0 से 2 सेकंड के बीच में बॉडी की पोजीशन क्या है, एक्स इनिशियल 0 टू एक्स फाइनल 10 मीटर है। सो इन्हीं के बीच में तो ये सारी आएंगी, 4 मीटर भी आएगा, 6 मीटर भी आएगा, 8 मीटर भी आएगा। सो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तीनों के लिए। सो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 6 सेकंड, एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 टू 6 सेकंड। वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा नीचे में मैंने इसको नहीं खींचा है, तो आप इसको जरा नीचे खींच लीजिए। बेसिकली ये वाली जो जगह है ना, वो -10 होनी चाहिए, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना हो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। सो यहाँ पे यदि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, सो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, यहाँ पे 10 इंटू 2 डिस्प्लेसमेंट प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इंटू 10 मीटर, और ये वाला जो होगा वो -10 मीटर होगा। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो जाएगा 20 + 10 - 10, और टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। सो ये हो गया 20/6 मीटर पर सेकेंड। सो ये आपके पास हो गई एवरेज वेलोसिटी 20/6 मीटर पर सेकेंड, ये 10/3 मीटर पर सेकेंड। और यदि मैं एवरेज स्पीड की यदि बात करूं, तो नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, यानी कि 20 + 10 + 10। अब ये ऐसे हो जाएगा ना, जब स्पीड की बात करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ग्राफ। यदि मैं इसका स्पीड वर्सेस टाइम कह दूं, तो जितनी चीजें नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। सो ये पॉजिटिव, फिर ये तो ये भी 10 पॉजिटिव हो जाएगा इन केस ऑफ स्पीड। तो ये डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 40/6, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास ये है पोजीशन, और पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताओ। तो पहले डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ, फिर डिस्टेंस बताऊंगा। सो dx/dt पहले निकाल दो। dx/dt निकाला, आगे t² - 1, क्योंकि ये 3t²/3 हो जाए, 3 से 3 कट जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास होगा, वो x2 - x0 सिंपली कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो 2³/3 -2 -0 -0, यानी कि 8/3 - 2 2/3 हो गया। सो ये तो बड़ी आसानी से निकल गया मेरा। अब चक्कर क्या है कि वेलोसिटी को 0 करते हैं, तो या तो टर्निंग वाली चीज से करेंगे, या देखेंगे कि वेलोसिटी 0 कब हो रही है। अच्छा देखो, इनिशियली t = 0 पे वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो मॉड लेना पड़ेगा हमें, लेकिन कोई नहीं, t² - 1 = 0 करते हैं तो t की वैल्यू मेरे को मिल जाती है। ये भी 0 करते हैं ना हम लोग, ताकि हमें वो पॉइंट मिल जाए जहां से हमें चेंज करना है इंटीग्रेशन लिमिट। सो t = +-1 हम 1 ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं। अब देखो, अब डिस्टेंस के लिए क्या करते हो तुम लोग, डिस्टेंस लिखते हो मॉड ऑफ v/dt। कहां से कहां तक हमें निकालना है, यहाँ पे 0 से लेके 2 तक। अब तुम मुझे ये बताओ, 0 से 1 के बीच में v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - t² हो जाएगी, क्योंकि ये t² - 1 का जब मॉड लोगे, सो ये हो जाएगा फ्रॉम t = 0 to 1 के बीच में जब हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - t²। अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव मॉड में लेने पे हो जाता है। बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है कि तुम लोग समझ चुके हो, और नहीं समझे तो पीछे के लेक्चर एक बार वापस देखो, और इसको 1 to 2 कर लेंगे। तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा t - t³/3 फ्रॉम 0 to 1, एंड प्लस ये वाला हो जाएगा t³/3 - t फ्रॉम 1 to 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 - 1/3 पहला वाला, और दूसरा वाला करने के लिए एक बार 2 डाल दो फिर, तो 8/3 - 1/3 t³ मतलब 2³/3 - 1/3, और एक बार -2
2 माइनस 1। सो फाइनली कितना होने वाला है, एक हो जाएगा तुम्हारे पास 2/3, दूसरा हो जाएगा 4/3, और तीसरा हो जाएगा, चूंकि ये सॉरी -1 हो जाए, एक मिनट, 7/3 हो जाएगा, ये 7 फिर 2/3, 7/3, और ये हो गया -1। सो यहाँ से बच जाएगा आपको ये फाइनली 2। तो वैल्यू डिस्टेंस की आ गई 2। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा 2/3 एंड डिस्टेंस हो गया 2। सो डिस्टेंस हो गया 2, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2/3। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को टर्निंग मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने तुमको बताया था। तो एक बार टर्निंग मेथड वापस देख लेते हैं। टर्निंग कहाँ पे था, t² - 1 जहाँ पे 0 था वहां पे टर्निंग था, यानी कि t = 1 सेकेंड हमने निकाला ही था। सो हम ऐसा कहेंगे कि मॉड ऑफ x टर्निंग, t टर्निंग बेसिकली, -x0 प्लस मॉड ऑफ x2 - x टर्निंग, t टर्निंग, ये जो है तुम्हारे पास होगा डिस्टेंस। ठीक है ना। सो यहाँ पे यदि वैल्यू डालो तो यहाँ पे लिखोगे मॉड ऑफ ये x1 पे टर्न करा तो x - x0 एंड प्लस x2 - x1। अब वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पे लिखोगे तुम 1/3 - 1 x1 - 0, एंड फिर से हम लिखते हैं x2 विच इज 2³/3 - 2 माइनस ऑफ 1/3 - 1, ये मॉडल। सो ये -2/3 होगा, जो कि फाइनली 2/3 हो जाएगा, और ये जो होगा 8/3 - 2, और ये +2/3 हो जाएगा बेसिकली। सो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। तो 2/3, 4/3 का तो पॉजिटिव 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 होगा, तो ये 2। तो ये टर्निंग मेथड से दूसरा वाला तरीका से भी हमने इसको निकालने की कोशिश की और निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है कि x = 3 sin πt, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1/3 to 1/4 सेकेंड। कोई नहीं, पहले dx dt निकालो इसका। dx dt निकाला, कितना आ गया 3 cos πt, और इसको 0 कर दिया। तो cos πt जब 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये cos π/2 भी तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि πt = π/2, यानी कि t = 1/2, यहाँ पे ये 0 हो। तो एक तो टर्निंग वाला मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा हम मॉड से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को टर्निंग से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टर्निंग से यदि करेंगे तो क्या करोगे, टी टर्निंग मतलब x t टर्निंग -x0। अब यहाँ पे 0 तो है नहीं, 1/4 है, तो x 1/4 एंड प्लस x 3/4 - x t टर्निंग। और देखो यहाँ पे x t टर्निंग जो था वो x 1/2 है, एंड -x 1/4 एंड प्लस x 3/4 - x 1/2। ठीक है। सो यहाँ पे देखो x 1/2 क्या होगा, यहाँ पे x 1/2 जो होगा वो 3 × sin π × 1/2, यानी कि सिंपली 3 हो जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा, पाई × 1/4, यानी कि 3 × 1/√2। ठीक है ना। एंड प्लस x 3/4 कितना होगा, साइन ऑफ 3 π/4, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा, एंड ये -1 हो जाएगा। तो बेसिकली 3 तो रहेगा ही ना, 3 आगे है तो 3। सो बेसिकली ये दोनों जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 × 1 - 1/√2, क्योंकि ये वाला तो 3 × 1 - 1/√2 आएगा ही, और ये दूसरा वाला 3 × 1 - 1/√2 आएगा मॉड होने की वजह से, और इंटू 2 भी एक आ जाएगा ना, इंटू 2 यानी कि 6।
सो बेसिकली हम लिखेंगे इसको डिस्टेंस इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 अपन √2। √2 मन करे तो अंदर 2 और मन करे तो अंदर डाल दो, तो 3 इंटू 2 माइनस √2। सो दिस इज योर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर क्या करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या लिखते हो, x3/4 माइनस x1/4। तो x3/4 तुम्हारे पास कितना था, 3 साइन 3π/4 माइनस 3 साइन π/4। चूंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है तो 3/√2 माइनस 3/√2, तो ये तो भैया 0 हो गया। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब मॉडुलस से मान लो इसको निकालना हो, जो मेथड हमने बताया था तुमको, तो एक बार हम देखते हैं मॉडुलस से। dx dt है हमारे पास, तो मॉडुलस से भी तुम निकाल सकते हो डिस्टेंस। सो डिस्टेंस निकालने के लिए लिखोगे 1/4 टू 1/2 कॉस, एक्चुअली क्या था 3, सॉरी आ रहा कितना था ये 3 cos पाई, एक मिनट, तो 3 cos t dt एंड प्लस 1/2 to 3/4 3 cos t dt। अब हमेशा हमें हमें करना क्या होता है, यहाँ पे मॉड रख देना होता है ताकि हमारा काम सही से बन जाए, ठीक है ना, तभी तो क्वेश्चन होगा ये। सो ये वाले तरीके से भी तुम निकाल सकते हो। तो फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली होने वाला ये है भाई कि ये होगा 3 sin t फ्रॉम 1/4 to 1/2। लेकिन ये जो दूसरा वाला होगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक बात बताओ, ये 1/4 से 1/2 का मतलब क्या हुआ, कॉस की वैल्यू जब डालोगे तो यहाँ पे लग जाएगा t इक्वल टू 1/4 पे cos t का वैल्यू हो गया cos π/4, और t इक्वल टू 1/2 पे cos t की वैल्यू हो गई cos π/2। तो ये वाला तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव होने की वजह से इसको लिखोगे प्लस माइनस ऑफ 3 cos t dt एंड दिस इज फ्रॉम 1/2 to 3 सो ये पहला वाला जो होगा वो प्लस हुआ। अब इसको निकाल लो, तो साइन π/2 माइनस साइन π/4, दूसरा वाला माइनस, और ये भी अगेन 3 ही हो जाएगा, क्योंकि जब उसको सॉल्व करोगे तो ये साइन π बनेगा, तो यही बन जाएगा 1/2 to 3/4। सो ये 3 इंटू 1 माइनस 1/√2 आ गया, और ये माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ 3π/4 माइनस साइन π/2। देखो अब ये वैल्यू भी सेम ही आ गई, क्योंकि ये 3π/4 तो 1/√2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये तुम्हारे पास आएगी 1/√2 माइनस 1, लेकिन चूंकि आगे माइनस है तो 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा। तो फाइनली ये भी आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1/√2, जो कि होगा 3 इंटू 2 माइनस। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, और हमें अलग अलग पॉइंट पे देखना है कि किस तरह से बातें हो रही हैं। तो मैं कुछ कुछ चीजें तुमको और दे देता हूँ। यहाँ पे सी पे x इक्वल टू 0 है, डी पे x ग्रेटर देन 0 है, बी पे अगेन x लेस देन 0 हो जाएगा, और ए पे तो x लेस देन 0 हो ही जाएगा, क्योंकि बी से भी पीछे है। सो अब तुम्हें क्या करना है कि अलग अलग बातें करनी है कि ये बॉडी ओरिजिन की तरफ जाएगी कि क्या होगा वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए पे जो चीजें दी हुई हैं। ए पे दिया है कि ए और v का डायरेक्शन जो है वो लेस देन 0 है। सो एट ए
यदि देखो यहाँ पे ध्यान से, तो x लेस देन 0 है, ये तो तुम्हें पता ही है। v भी यहाँ पे लेस देन 0 है। अब यहाँ पे v और x लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस x एंड v बोथ आर ऑफ सेम साइन, जब भी ये सेम साइन के होंगे, पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जब भी x और v का सेम साइन हो तो पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा होगा। ये जो c है ना, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो इससे यदि मान लो दोनों पॉजिटिव होंगे x और v, तो ये इस तरफ जा रहा होगा। x और v दोनों नेगेटिव है तो इस तरफ जा रहा होगा। मतलब दोनों सेम साइन के होंगे तो ये अब ओरिजिन से दूर जा रहा होगा, बस ये तुम्हें याद रखना है। और यदि v और a का सेम साइन हो तो ये स्पीडिंग अप होगा, और अपोजिट साइन हो तो तुम्हारे पास इसका स्पीड डाउन कह सकते हो, या तुम बोल सकते हो स्लोइंग डाउन। तो स्लोइंग डाउन वाली स्थिति बन जाएगी उसमें। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा केस v इज लेस देन 0 एंड a इज लेस देन 0, तो दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब स्पीडिंग अप हो गया। सो मोटा मोटी हमारे पास जो चीजें हैं वो ये हैं कि तुम्हें ये याद रखना है कि यदि x और v का साइन सेम हो तो इसका मतलब मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सेम साइन के होने पे। और अपोजिट साइन का होने का मतलब क्या हो गया, मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। और यदि a और v का सेम साइन हो तो इसका मतलब हो गया स्पीडिंग अप, और यदि अपोजिट साइन हो तो इसका मतलब होगा स्लोइंग डाउन। सो और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे बी पे। सो यदि एट बी हम देखना चाहें, सो एट बी क्या हो रहा है, सो योर एट बी x is less than 0 and v is also greater than 0, दोनों अपोजिट साइन के हो गए। अपोजिट साइन होने का मतलब क्या हुआ, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। x लेस देन 0 है यहाँ पे b पे, सो x लेस देन 0 है, लेकिन ये पीछे है, लेकिन v इसको इधर ले जाएगा तो ये कहाँ पे आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है, जो कि c है। x इक्वल टू 0 पे तो हमने c, यहाँ पे तो c माना था हमने, c पे ओरिजिन माना था। तो हमेशा याद रखना c ओरिजिन है, इस तरफ सारा नेगेटिव वाला हिस्सा है और इस तरफ सारा पॉजिटिव वाला हिस्सा है। ठीक है, सो एट बी पे ये बात हो गई। अब देखो बोथ ए एंड वी आर ऑफ सेम साइन, तो अगेन क्या लिख लोगे यहाँ पे, स्पीडिंग अप। जब ये दोनों सेम साइन के होंगे तो इसका मतलब स्पीडिंग अप। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एट ओरिजिन ही तो है, यदि एट सी की मैं बात करूं, सो ओरिजिन ही है, तो x इक्वल टू 0 ही तो है यहाँ पे, तो एट ओरिजिन है तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि अब ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे थोड़े जा रहा होगा, ओरिजिन से दूरी जाएगा कहीं ना कहीं। सो एट ओरिजिन हो गया, तो दूसरी ऑलरेडी एट ओरिजिन लिख सकते हो, सो एट ओरिजिन ऑलरेडी। सो टुवर्ड्स और अवे दोनों यहाँ पे नहीं फुलफिल करेंगे, बट यहाँ पे ए एंड वी बोथ आर ऑफ डिफरेंट साइन। व्हाट डज इट मीन, स्लोइंग डाउन। ठीक है, नेक्स्ट एट डी। एट डी क्या हो रहा है, एट डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 and v is less than 0, so both are opposite in sign. What does it mean,
मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। और A and V both are negative, यानी कि both are of same sign, अगेन स्पीडिंग अप। तो हमने जो एग्जांपल लिए ABCD में, चारों में 3 में स्पीडिंग अप हो रहा है, 1 में स्लोइंग डाउन हो रहा था। अब आते हैं हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं सेम साइन वाले पे ही। अब क्या किया कि मान लो कि एक पार्टिकल को मैंने जो ओरिजिन है y इक्वल टू 0, यहां से v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो A पे, B पे, C पे, D पे, E पे, F पे, इसके विषय में हमें बताना है कि क्या करेगा ये। तो अलग अलग पॉइंट को हम चर्चा करते हैं। सो एट ए क्या है, y इक्वल टू 0 है एट ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ मुश्किल है नहीं, v ग्रेटर देन 0 है, लेकिन a लेस देन 0 है क्योंकि नीचे की तरफ g लगेगा। सो a लेस देन 0 है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इसका स्लोइंग डाउन होगा। एट b देखो, y is greater than 0 and v is less than 0, what does it mean? Moving away from origin होना भी चाहिए, जा भी रहा है, तुम देखो ना, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन जा भी रहा है। v ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0, यानी कि स्पीड क्या होगा, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट c पे देखते हैं। सो एट c क्या है वो हम देखते हैं। सो एट c y is greater than 0, v is 0 and a is less than 0। इसका मतलब क्या हुआ, here a is less than 0, therefore the body will moving towards origin। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। सो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना है कि इफ v इक्वल टू 0 देन वी आर टू सी वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। वैल्यू की जगह पर हम लिखते हैं साइन ऑफ एक्सीलरेशन टू डिसाइड द मोशन ऑफ द पार्टिकल। कि ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है कि ओरिजिन से अवे जा रहा है। चूंकि यहाँ पे जी नीचे की तरफ हमेशा लगने वाला है, तो ये नीचे ही आएगा। अब देखो, अब चूंकि ऑलरेडी वेलोसिटी 0 है, तो हमेशा ये स्पीडिंग अप ही तो होगा। किस तरफ स्पीडिंग अप होगा, टुवर्ड्स ए, तो ए की तरफ ये स्पीडिंग अप होगा। तो v इक्वल टू 0 है और a है कुछ भी, लेस देन 0 है या f a दिन नॉट 0 है, तो इसमें हमेशा स्पीडिंग अप ही होगा और इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स ए। इसके मोशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स ए। ए चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ, ए यदि ऊपर की होगा तो ऊपर की तरफ। अब देखते हैं एट डी। एट डी क्या हो रहा है, y ग्रेटर देन 0 है तुम्हारे पास, v लेस देन 0 है एंड a भी लेस देन 0 है। सो तुम्हें ये पता है कि y ग्रेटर देन 0, ये दोनों का अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। यही तो पढ़ा था हमने, मूविंग टुवर्ड्स बोथ आर अपोजिट साइन, बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। एंड v और a का देखो सेम साइन, यानी कि स्पीडिंग अप, सेम साइन।
अब देखो एट ई भी देख लेते हैं। एट ई क्या है? एट ई जो है हमारे पास ए बी सी, सी हो गया ना, सी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। एट ई देखते हैं, तो ई पे क्या है, वाई तो जीरो हो गया, अगेन v लेस देन जीरो है और a लेस देन जीरो है, सो ये ऑलरेडी ओरिजिन पे है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों सेम साइन में है, यानी कि स्पीडिंग अप। अब नेक्स्ट देखते हैं एट एफ। एट एफ पे क्या होगा, y लेस देन जीरो है, v लेस देन जीरो है एंड a भी लेस देन जीरो है। तो देखो ये दोनों का सेम साइन होने का मतलब मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और ये दोनों का सेम साइन होने का मतलब स्पीडिंग। सो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तुम कर लोगे। तो अब यदि तुम्हारे पास एक्स भी और ए में से कोई भी जीरो नहीं हो, नाइदर एक्स इज जीरो नॉर वी इज जीरो, एंड among all these three none of them is zero, x जीरो नहीं है, v भी जीरो नहीं है और a भी जीरो नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन जो भी होगा वो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, जीरो नहीं। सो इस केस में हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि यदि एक्स वी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि द बॉडी विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इन बोथ द केस ये अवे जा रही होगी। लेकिन यदि एक्स भी लेस देन जीरो आ गया तो बॉडी विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आएगा। वी ए यदि ग्रेटर देन जीरो है तो या तो दोनों ग्रेटर देन जीरो होगा या दोनों लेस देन जीरो होगा। सो इन बोथ द केस स्पीडिंग अप होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। वी ए यदि लेस देन जीरो हो तो स्लोइंग डाउन होगा, स्पीड जो है तुम्हारे पास डिक्रीज होगी। अब यदि x इक्वल टू जीरो हो जाए एंड v ग्रेटर देन जीरो हो जाए और a लेस देन जीरो हो जाए, तो इस केस में तुम्हें पता है कि ये स्लोइंग डाउन की बात कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का हम साइन देख रहे हैं अपोजिट। तो b इंटू ए नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो स्लोइंग डाउन ही होगा, और क्या हो सकता है। मान लो x ग्रेटर देन जीरो दे दिया, v इक्वल टू जीरो दे दिया और a ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो अब इस केस में हमें a और x का देखना है, यहाँ पे हमें उसको नहीं देखना है। तो बेसिकली ये है तो स्पीडिंग अप, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में स्पीड तो करेगा वो, लेकिन ये मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ऐसा कैसे तुम्हें पता चल गया? ऐसा तुम्हें पता इसलिए चल गया कि जब v जीरो हो तो हम x और a का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे एक्स ए और एक्स ए की वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन हो रहा है। ये बात कर लेंगे, मतलब v मान लो जीरो है, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है और x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन v जीरो है। मतलब क्या हुआ, ये इधर ही जाएगा ना। अब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी उसकी, चूंकि एक्सेलरेशन है। तो या तुम मान लो कि x लेस देन जीरो है, ये ओरिजिन है तुम्हारा, ठीक है। तो x मान लो कि लेस देन जीरो है और तुम्हारे पास v जीरो हो गया और a लेस देन जीरो हो गया, तो अगेन ये इधर की तरफ बढ़ेगा, सो मूविंग अवे हो जाएगा। तो इस केस में ये जो x भी है उसकी जगह पे x से कर लोगे, लेकिन ये तब जब वेलोसिटी जीरो है। तो ये बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें ख्याल ये रखना है कि यदि x ग्रेटर देन जीरो है
v इक्वल टू 0 है, a लेस देन 0 है, इन दैट केस ओनली हम क्या करेंगे, हम x a के ऊपर देखेंगे कि मूविंग टू, अब ये क्या हो गया, लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। और इस केस में हमेशा स्पीडिंग अप ही होगा, दोनों ही केस में, v ग्रेटर देन 0 पे a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0 होगा, हमेशा ये स्पीडिंग अप होगा। ठीक है, सो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि इफ वेलोसिटी इज 0, if velocity is 0, then if xa is greater than 0, moving, the body will moving away from the origin, and if xa is greater less than 0, moving towards the origin। towards the origin, ये बात का तुम्हें ख्याल। अब चलो इसका कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, सो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम, dv dt, and this is 2t minus 1। अब यदि यहाँ पे v a ग्रेटर देन 0 होगा, तब तो ये बेटा करेगा स्पीडिंग अप, और यदि v a लेस देन 0 होगा तब तो हो जाएगा स्लोइंग डाउन। मतलब ये हुआ कि v इंटू ए निकाल लेते हैं। अब v इंटू ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू टी माइनस 1, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, t कॉमन निकाल लो यहाँ से, सो t इंटू टी माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू 2t माइनस 1। सो अब इसको हम निकालेंगे कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेवी कर्व का, वेवी कर्व मेथड का हम यूज करते हैं। तो मैं तुमको वेवी कर्व मेथड सिखाने जा रहा हूँ। सो वेवी कर्व मेथड क्या है, मान लो कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है तुम्हारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तुम्हें पता ये करना है कि भाई ये 1 के पीछे क्या होगा, 2 के आगे क्या होगा। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लोगे, और जहां जहां पे ये एफ एक्स 0 हो रहा है ना, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 1 पे हो रहा है, और एक बार 2 पे हो रहा है। अब हमें ये पता करना है कि भाई एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, और एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें रियल फंक्शन में जाओ, वहां पे देखो x माइनस 1 x माइनस 2 है ना, तो तुम ऐसा करो कि जस्ट बिफोर 1 देखो कोई वैल्यू। तो मान लो x इक्वल टू 0 डाल दिया इसमें, तो f0 की वैल्यू क्या हो गई, -1 इंटू -2 हो गई पॉजिटिव। सो ये यहाँ से पॉजिटिव होके और इस तरफ नेगेटिव होके आगे निकल जाएगा, तो इधर हो गया पॉजिटिव, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके बीच में एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ये बात एफ एक्स की हो रही है, यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। सो हम ये बोलेंगे कि व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2, your fx is less than 0, and when x is greater than 1, or x is less than 1, when x is less than 1 or x is greater than 2, तब एफ एक्स जो होगा वो तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन टू इन्फिनिटी, ये उसका पूरा डोमेन हो गया। सो अब क्या है हमारे पास कि ये जो बात है वेवी कर्व वाली, इसमें यदि इसके ऊपर पावर यदि ये ऑड था ना, 1 था 1 था, तो ऑड था, तो ये क्या होगा, इस तरह से साइन बदलेगा।
साइन बदलता जैसा है। जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स माइनस वन के पावर 3 और एक्स माइनस टू के पावर 5, तो सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे तुमने अभी निकाला था ना 1 और 2, यहाँ पे भी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 जो होगा वो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन टू इन्फिनिटी, एंड एफ एक्स लेस देन 0 जो होगा वो एक्स बिलोंग्स टू 1 कमा 2, ऐसा ही होगा। लेकिन यदि यहाँ पे इवन पावर हो जाए, इफ एफ एक्स इक्वल टू मैं लिख दू एक्स माइनस वन के पावर 2 एंड एक्स माइनस टू के पावर 4, तो ये क्या करेगा कि ये साइन को चेंज नहीं करेगा अपने, जहां जिस साइन का था उसी साइन का रह जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से ऐसे आया। अब चूंकि ये x माइनस वन के पावर 2 है, इवन पावर है, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब x माइनस टू के पावर 4 ये भी इवन पावर, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सिर्फ इन दो जगहों पे ये 0 हो रहा है, बाकी सब जगहों पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि एक, तो ये बात मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गई है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है वैसे। फिर भी एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, हम एफ एक्स इक्वल टू वही फंक्शन लेते हैं टी इंटू टी माइनस वन टू टी माइनस वन है ना, तो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड टू एक्स माइनस वन ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे पावर जो है ये ऑड है, वन है, वन है, वन है। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 1/2 पे। अलग अलग इन तीनों को 0 करो तो मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जब हम नंबर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। सॉरी, सो 0 के पहले एक पॉइंट डाल दो। मान लो कि 0 के पहले मैंने डाल दिया -1, तो -1 की डालूंगा तो ये -1 इंटू -2 इंटू -3 ऐसा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो मतलब क्या हुआ कि ये पहले नेगेटिव था x 0 के पहले, फिर नेगेटिव से ये 0 हुआ और अब पॉजिटिव हो जाएगा और फिर बदल जाएगा साइन और ऐसे हो जाएगा। तो अब यदि तुमसे कोई पूछे कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो तुम बोलोगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा जब x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 यूनियन 1 to इन्फिनिटी होगा। और कोई तुमसे पूछे कि एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, तो तुम बोलोगे कि जब x बिलोंग्स टू 0 से नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो, नहीं 1/2, गलती हो गई, 1/2 टू नेगेटिव वाली बात हमें करनी है। तो नेगेटिव तो कहाँ पे था, इधर नेगेटिव था और इस तरफ नेगेटिव, सो ये 1/2 टू 1, ये बात हो गई। सो अब तुम अपने क्वेश्चन पे यदि जाओ तो ये एफ एक्स की जगह पे था तुम्हारे पास एफ टी, जो कि v इंटू ए था, जो t इंटू टी माइनस वन इंटू टू टी माइनस वन आ रहा था। और हमें पता करना था कि ये va जो था वो ग्रेटर देन 0 कब होगा और लेस देन 0 कब होगा, यानी कि कब वो स्लोइंग डाउन हो रहा होगा, कब वो हो रहा होगा। ये बातें तुम्हें पता करनी थी कि एफ टी ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो जब एफ टी ग्रेटर देन 0 होगा तो उस टाइम स्पीडिंग अप हो जाएगा। सो सेम कॉन्सेप्ट हम करेंगे। हमने क्या किया कि एफ टी जो था मेरा उसको मैंने लिया और अब 0 पे कुछ नहीं, मतलब ग्राफ तो वैसे ही बना होगा जैसा बन रहा था, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा तुम्हारा, ये 0 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। लेकिन इसके पहले चूंकि टाइम कर्व है ना, तो टाइम कैनॉट बी नेगेटिव। सो इधर की सारी कहानी उड़ जाएगी, ये हमारे काम की नहीं होगी, हमारी कहानी इसके आगे की होगी सारी। सो अब मेरे पास एफ टी ग्रेटर देन 0 जो होगा वो कब होगा, फॉर t बिलोंग्स टू 0 से 1/2
यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इस केस में एफ टी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब, एफ टी मतलब वी ए ग्रेटर देन 0, कि इस इंटरवल में स्पीडिंग अप होगा, और यहां पे स्पीडिंग अप करेगा, पार्टिकल विल स्पीडिंग अप, एंड फॉर एफ टी लेस देन 0 या वी ए लेस देन 0 स्लोइंग डाउन करेगा ये। तो स्लोइंग डाउन के लिए जो टी होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू 1/2 to 1, सिर्फ ये वाला, ठीक है ना। इधर भी रहेगा लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए छूट गया ये। So this is the proper question which we can solve by using slowing down, मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने यूज किया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन। जैसे x इक्वल टू तुम्हारे पास दिया है sin t, फाइंड द टाइम इंटरवल इन पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। सो क्या लिखोगे तुम फॉर स्पीडिंग अप, क्या लिखोगे कि भैया v जो था वो निकाल लेता हूं मैं, cos t हो जाएगा, क्योंकि dx by dt होता है, एक्सेलरेशन अगेन माइनस sin t हो जाएगा। सो स्पीडिंग अप होने के लिए वी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या, माइनस साइन टी कॉस टी, मतलब एक्चुअली ए भी देख सकते हो ना ग्रेटर देन 0, तो मैंने ए पहले ले लिया, ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि तुम ध्यान दो तो तुम्हें पता है, क्या पता है कि साइन टी इंटू कॉस टी लेस देन 0 होना चाहिए, और 0 से पाई के बीच की सारी कहानी चल रही है, टी बिलोंग्स टू 0 to पाई। बच्चा तुमको ये पता है कि साइन टी जो होता है ना और कॉस टी 0 से π/2 में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, साइन टी भी पॉजिटिव होता है और कॉस टी तो पॉजिटिव होता ही है। तो यहां पे ये कहानी नहीं चलेगी। जब π/2 से पाई के बीच में हम जाएंगे तब हमें क्या दिखेगा कि साइन टी तो भैया पॉजिटिव है, लेकिन कॉस टी तो भैया नेगेटिव है यहाँ पे। सो यानी कि ये जो इंटरवल होगा ना, इसके अंदर स्पीडिंग अप होगा, ठीक है ना, इसके अंदर स्पीडिंग अप होगा। यानी कि व्हेन t बिलोंग्स टू π/2 to पाई, तब स्पीडिंग अप होगा, क्योंकि इस केस में साइन टी कॉस टी नेगेटिव हो रहा है, इसलिए माइनस साइन टी कॉस टी पॉजिटिव होगा, जो कि v इंटू ए है। तो v इंटू ए के पॉजिटिव होने के लिए साइन टी कॉस टी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। सो बड़ी आसानी से हमने ये सारी बातें समझ ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला इन विच कंडीशन पार्टिकल में मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो x इंटू वी ग्रेटर देन 0, ये वाला तो हमेशा ट्रू है, ये तो तुम पढ़ ही रहे हो तब से। 2 डायमेंशन में होगा तब थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो 2 डायमेंशन के लिए काम करते हैं, बना लेते हैं, तब समझ में आएगा। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। मान लो x, y पे पार्टिकल है। सो यहाँ पे क्या होगा कि यदि इस तरफ इसका vx, ये वेलोसिटी v है, तो इस तरफ vx होगा, इस तरफ vy हो जाएगा। तुम मुझे ये बताओ, यदि x इंटू वी एक्स प्लस वाई इंटू वी वाई ग्रेटर देन 0 होगा तो वो मूव अवे करेगा, ठीक है ना, मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, दूर जाना है ना उसको। और यदि वैल्यू लेस देन 0 होगा तो मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। यानी एक्स वी एक्स वाई वी एक्स प्लस, सॉरी वाई वी वाई, हाँ, यदि लेस देन 0 होगा तो मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन। तो 2 डायमेंशन में जब होगा ना, तब तुमको दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वी एक्स इधर ले जाएगा, एक्स वाई वी वाई इधर ले जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इस प्लेन में कहीं पे जाएगा, तो माने ओरिजिन से तो दूरी जा रहा होगा। सो सी वाला भी सही हो जाएगा। सो हेंस टू मूव्स अवे ए एंड सी। और टुवार्ड्स के लिए बात करेगा तो तुम बोलोगे कि टुवार्ड्स बोलेगा तो सिर्फ ये वाला सही होगा, डी वाला। d2x अपन d2 ग्रेटर देन 0 है तो टुवार्ड्स नहीं आएगा, नहीं बोल सकते, कुछ पता नहीं हमें, जब सब हमें दो दो का कम से कम चाहिए। सो यदि मूव्स मूविंग टुवार्ड्स बोले इसी में,
तो मूविंग टुवार्ड्स के केस में तुम्हारे पास ऑप्शन सिर्फ टी होगा।